जय हिंद बच्चों, मैं छिंदवाड़ा से गरिमा बत्रा और आपकी परीक्षाएं अब पास आ रही हैं। तो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ टेक्स्ट के और कुछ इंटरनल क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है, जो है लेसन नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग के। यह आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है। इसमें आपके पास हैं शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और उनका हिंदी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the meaning of साहब's full name? साहब के पूरे नाम का क्या अर्थ है? Does he know it? क्या वह इसे जानता है? How does he conduct himself? वह खुद कैसा व्यवहार करता है? And the answer is, his full name is साहब आलम. उसका पूरा नाम साहब ए आलम है. It means the Lord of the universe. इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी. He doesn't know the meaning of his name. उसे अपने नाम का अर्थ नहीं मालूम. He is a rag picker and roams barefoot with other rag pickers. वह एक कचरा बीनने वाला है और दूसरे कचरा बीनने वालों के साथ नंगे पैर घूमता रहता है. अगला प्रश्न है, How in your opinion can मुकेश realize his dream? आपके विचार से क्या मुकेश अपने सपने को महसूस कर सकता है? And the answer is, yes, in my opinion, he can realize his dream by working at same garage and to get the training of a motor mechanic. हाँ, मेरे विचार से वो किसी गैरेज में काम करके और मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने मोटर मैकेनिक बनने के सपने को साकार कर सकता है. तो आइए अब हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं. How is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? मुकेश का रवैया उसके परिवार के रवैये से भिन्न कैसे है? And the answer is, Mukesh belongs to a family of bangle makers. मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखता है. He does not like making bangles. उसे चूड़ियां बनाना पसंद नहीं है. He wants to be his own master. वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. He wants to become a motor mechanic and get the training for that. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री. कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों को बताइए. And the answer is, workers work in the dingy cells without air and light. श्रमिक बिना हवा के और बिना प्रकाश के धुंधली कोशिकाओं में मतलब बहुत छोटे छोटे से कमरों में काम करते हैं. They go blind with the dust from polishing the glass of the bangles. वे चूड़ियों के कांच को चमकाने की जो धूल होती है, उस धूल की आंखों में जाने से वो अंधे हो जाते हैं. The temperature around the furnace is very high. और भट्टी के आसपास का तापमान भी बहुत अधिक होता है. अगला प्रश्न है, What makes the city of फिरोजाबाद famous? किन चीजों ने फिरोजाबाद शहर को मशहूर या प्रसिद्ध बनाया है? And the answer is, फिरोजाबाद is famous for its bangles. फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. Every other family in Firozabad is busy in making bangles. हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने के काम में व्यस्त है. It is also the center of India's glass blowing industry. यह भारत के कांच पिघलाने वाले उद्योग का केंद्र भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Is साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? बताओ. And the answer is, no, he is not happy working at the tea stall. नहीं, वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है. Now he has to serve somebody. अब उसे किसी और की सेवा करनी है. He is not his own master. वो अपना खुद का मालिक स्वयं नहीं है. जबकि जब वो रैक पिकिंग या कचरा बीनने का काम करता था, तो उसे किसी दूसरे की सेवा नहीं करनी पड़ती थी. वो अपना खुद का मालिक था. अगला प्रश्न है,
What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? वो बच्चे जो पाँव में चप्पल नहीं पहनते हैं या नंगे पैर रहते हैं, उनके लिए लेखक ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? And the answer is, he says that the children are too poor to have any shoes. उनका कहना है कि ये बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके पास जूते भी नहीं हैं. It could also be a tradition among them to go barefoot. शायद ये भी हो सकता है कि उनके बीच नंगे पैर चलने की परंपरा बन गई हो. Next question. What is Sahib looking for in the garbage dumps? साहब कचरे के ढेर में क्या ढूंढता रहता है? Where is he and where has he come from? वो कहाँ है और वो कहाँ से आया है? And the answer is, Sahib is looking for some silver coin or currency note. साहब कोई चांदी का सिक्का या नोट ढूंढ रहा है. This is gold for him. ये उसके लिए सोना है. He has come from Bangladesh and lives in सीमापुरी. वो बांग्लादेश से आया है और सीमापुरी में रहता है. सीमापुरी दिल्ली का एक क्षेत्र है. अब ये कुछ इंटरनल क्वेश्चंस हैं. Who was साहेब? What was his full name? साहेब कौन था? उसका पूरा नाम क्या था? What was he doing and why? वो क्या कर रहा था और क्यों? इसका आंसर है, साहेब was a young boy of school going age. साहब स्कूल जाने की उम्र का एक छोटा लड़का था. His full name was साहब आलम. उसका पूरा नाम साहब आलम था. He was looking for silver coin in the garbage. वो कचरे में चांदी का सिक्का ढूंढ रहा था. He was doing this for his livelihood. livelihood यानी आजीविका, जिससे कोई पैसा कमाता है. तो ये सब क्यों कर रहा था? अपनी आजीविका के लिए कर रहा था. What promise had the writer made with साहब? लेखिका ने साहब के साथ क्या वादा किया था? What was it that embarrassed her? और वो क्या चीज थी जिसके कारण वो शर्मिंदा हो गई थी या परेशान हो गई थी? And the answer is, the writer promised to साहब, if she opens the school, would he come? लेखिका ने साहब से वादा किया कि अगर वो एक स्कूल खोलती है तो क्या वो स्कूल में पढ़ने आएगा? साहब replied positively. साहब ने सकारात्मक जवाब दिया. But the writer had to feel small when after a few days साहब asked her if her school was started. लेकिन उसे शर्मिंदा महसूस किया लेखिका ने, क्योंकि जब कुछ दिनों बाद साहब ने उससे पूछा कि क्या उनका स्कूल शुरू हो गया है. How did the writer recognize each of the rag pickers in her neighborhood? लेखिका ने अपने पड़ोस में हर एक कचरा बीनने वाले बच्चों को कैसे पहचाना? And the answer is, one day the writer made an acquaintance with Sahib, who is a rag picker. एक दिन लेखिका ने साहेब, जो कि कचरा बीनने वाला लड़का था, उसके साथ परिचय बनाया. The other rag pickers were his friends. और जो दूसरे कचरा बीनने वाले लड़के थे, वो सब साहब के दोस्त थे. They came in the morning and go back till afternoon. वो सब सुबह आते थे और दोपहर तक वापस चले जाते थे. The writer used to watch them. और जो लेखिका थी, उन लोगों को ध्यान से देखती रहती थी. In few months, she recognized each of them. कुछ ही महीनों में वो उनमें से हर एक बच्चे को पहचानने लगी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What job did साहब take up? Was he happy? साहब ने कौन सी नौकरी की? क्या वह खुश था? And the answer is, साहब started working at a tea stall. साहब ने एक चाय की दुकान पर नौकरी कर ली थी. He was not happy with it. लेकिन वो उससे खुश नहीं था. Now he was not his own master. अब वह अपना खुद का मालिक नहीं था. His face had lost the carefree look. अब उसके चेहरे से निश्चिंतता का भाव खत्म हो गया था. Who is मुकेश? मुकेश कौन है? What is his dream? उसका सपना क्या है? Why does it look like a mirage amidst the dust? उसका सपना
धूल के बीच एक मृग तृष्णा की तरह क्यों लगता है? एंड द आंसर इज मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवार का पुत्र है। There every other family is engaged in making bangles. वहां पर हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में व्यस्त रहता है। मुकेश wants to be his own master. मुकेश अपना मालिक स्वयं बनना चाहता है। His dream is to become a motor mechanic. उसका सपना एक कार चलाने का है। He wants to drive a car. वह एक कार चलाना चाहता है। Looking at his poor condition, his dream looks like a mirage amidst the dust. उसकी गरीब परिस्थितियों को देखते हुए उसका सपना एक धूल के बीच में मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। Why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि चूड़ी बनाने वाले एक कष्टदायक या दुखदायक जाल में फंस गए हैं? And the answer is the family of Bengal makers are caught in the vicious web of poverty. चूड़ी बनाने वाले परिवार अपने कष्टदायक गरीबी के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। They are forced to practice their father's profession. वो अपने पैतृक धंधे को करने के लिए मजबूर हैं, उन पर दबाव डाला जाता है। Gradually they become poorer. धीरे धीरे वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। They have no money or idea to change their profession. ना तो उनके पास इतना पैसा है और ना ही कोई ऐसा विचार है कि वो अपना धंधा बदल सकें। They don't think of making any organization. वो कभी भी संगठित होने की बात भी नहीं सोचते। The middlemen take their profit and they earn very less money. दलाल उनका पूरा जो प्रॉफिट है, फायदा है, उसको ले लेते हैं और इसलिए वो लोग बेचारे बहुत कम धन प्राप्त कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, Simapuri is at the periphery of Delhi and yet miles away from it. Why does the author say so? सीमापुरी दिल्ली की बाह्य सतह पर है, लेकिन ये उससे मीलों दूर है। लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं? And the answer is Simapuri is densely populated and with hutments. सीमापुरी बहुत ज्यादा घनी बसी हुई है, जहां पर झोपड़ियां बनी हुई हैं। In 1971, more than 10,000 rag pickers came from Bangladesh and started living there illegally. 1971 में 10,000 से ज्यादा कचरा बीनने वाले बांग्लादेश से आए और उन्होंने वहां पर गैर कानूनी तरीके से रहना शुरू कर दिया। It is on the periphery of Delhi, yet the living style of people is like of villagers who live miles away from Delhi. लेकिन वहां पे रहने वालों का जो तौर तरीका है वो ऐसा है जैसे कि दिल्ली से मीलों दूर कोई गांव में रहते हो। They have voter card and ration card. उनके पास वोटर कार्ड और राशन का कार्ड है। They have no identity. उनके पास कोई पहचान नहीं है। Women wear tattered sarees. महिलाएं वहां पर फटी हुई साड़ियां पहनती हैं। Next question है, What story did a man from Udupi once tell the author Anis Jung? उडुपी से आए व्यक्ति ने लेखिका अनीस जंग को कौन सी कहानी सुनाई? And the answer is Once the writer met a man from Udupi. एक बार लेखिका उडुपी से आए हुए एक व्यक्ति से मिली। About the shoes, he told that as a young boy, he would daily go to school past an old temple. जूतों के बारे में उसने बताया कि जब वो छोटा था तो स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। On his way, he would stand there to pray to goddess for a pair of shoes. जब स्कूल जाते समय वो मंदिर के सामने कुछ समय रुकता था और देवी से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। His father was a priest at the temple. उसके पिता उस मंदिर में पुजारी थे। Finally,
He got a pair of shoes and became contented. आखिरकार उसे एक जोड़ी जूता मिल गया और वह संतुष्ट हो गया. It is his karma, his destiny. What is the attitude of Mukesh's family towards their situation? यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है. उनकी स्थिति पर मुकेश के परिवार का क्या रवैया है या क्या सोच है? And the answer is, Mukesh's grandmother says that her husband belonged to a family of bangle makers. मुकेश की दादी कहती हैं कि उसके पति चूड़ी बनाने वाले परिवार से हैं. She calls it a God-given lineage. वह इसे ईश्वर प्रदत्त वंशावली कहती हैं. It could not be broken. इसे तोड़ा नहीं जा सकता. Her husband went blind with the dust from the polishing of bangles. उनके पति चूड़ियों की पॉलिश करते समय अंधे हो गए. She calls it his कर्म. वह इसे उनका कर्म कहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the title Lost Spring convey? जो शीर्षक Lost Spring है, यह हमें क्या संदेश देता है? And the answer is, the title Lost Spring conveys the message that childhood is like the spring. Lost Spring यह शीर्षक हमें संदेश देता है कि बचपन वसंत ऋतु के समान होता है. As everything blossoms in this season, in the same way the childhood should also blossom. जैसे हर एक चीज वसंत ऋतु में खिल जाती है, बाहर आ जाती है, उसी तरह से बचपन में भी बच्चों के अंदर उत्साह और उमंग फूटना चाहिए. But in this chapter we came across about the poverty of Sahib and Mukesh. लेकिन इस पाठ में हम साहब और मुकेश की गरीबी के बारे में देखते हैं. They have lost their childhood. उनका बचपन खो गया है. Their childhood is destroyed and dumped in the web of poverty, dirt and dust. उनका बचपन गरीबी, धूल और गंदगी के बीच में कहीं खत्म हो गया है और दब गया है. So this title is suitable. तो इसलिए जो वसंत खो गया है, यह शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है. What does Anees Jung want to reveal in her story Lost Spring, Stories of Stolen Childhood? Anees Jung अपनी कहानी Lost Spring, Stories of Stolen Childhood के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं? And the answer is, Anees Jung has presented two stories in her story Lost Spring. Anees Jung ने अपनी कहानी Lost Spring में दो कहानियों को प्रस्तुत किया है. Between these two stories, one depicts the extreme poverty and pitiable condition of life, and the other, tradition that condemn the children to a life of exploitation. इन दो कहानियों में एक कहानी अत्यधिक गरीबी और खराब स्थिति का वर्णन करती है और उनके पारंपरिक शोषण को बताती है. The ragpickers of Simapuri area, Bengal makers of Firozabad, all live in slum areas. सीमापुरी क्षेत्र के कचरा बीनने वाले, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. Even after much toil, they do not get full meal. अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी वो पेट भर भोजन नहीं जुटा पाते. The bangle makers of Firozabad make beautiful bangles and make everyone happy, but they live and die in dust and dirt. Elaborate. फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग बहुत सुंदर चूड़ियां बनाते हैं और सभी को खुश कर देते हैं, लेकिन वे गंदगी में ही जीते हैं और मर जाते हैं. इसकी व्याख्या कीजिए. And the answer is, the house of Bengal sailors are located in stinking lanes choked with garbage. चूड़ी बनाने वाले कारीगरों का घर दुर्गंध वाली गलियों में है और वो गलियां कचरे से भरी पड़ी हैं. They live in mud houses which have wobbly doors and without windows. वे कच्चे घरों में रहते हैं जिनमें ढीले हिलते हुए दरवाजे हैं और खिड़कियां नहीं हैं. They are too poor to send their sons to school except teaching them art of bangle making. वो लोग इतने गरीब हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, सिर्फ उनको अपनी चूड़ी बनाने की कला
सिखाते हैं। While polishing the bangles, the workers usually go blind with the dust of it. आमतौर पर कारीगर जब चूड़ियों पर पॉलिश करते हैं तो उनकी धूल से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं। They make beautiful bangles of all colors and make everyone happy. वो रंगीन चूड़ियों को बनाते हैं और हर किसी को खुश करते हैं। But this is the irony of fate that they live and die in poverty. लेकिन ये उनके भाग्य की विडंबना है कि वे उसी गंदगी में जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं। They are too poor to eat one full meal even in their life. वो इतने गरीब होते हैं कि जीवन भर पूरे पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। They cannot form their own cooperative because of the terror of police. वो अपनी स्वयं की समिति भी नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें पुलिस का डर रहता है। They live such miserable life. वो सच में अपनी दयनीय जिंदगी को जीते हैं। Next question is, how is Mukesh's attitude towards his situation different from that of Sahib? Why? मुकेश का जो सोचने का या स्थिति के अनुसार उसकी जो प्रवृत्ति है वो साहब से अलग है कैसे? And the answer is, Mukesh had resolution power and he had a daring attitude to drive a car. मुकेश के अंदर संकल्प शक्ति है और उसके अंदर कार चलाने की इच्छा शक्ति है। His family's profession was to make bangles. उसके परिवार का व्यवसाय चूड़ी बनाने का था। But his dream seemed like a mirage. लेकिन उसका सपना ऐसा लगता है जैसे कि एक मृग तृष्णा है। His parents believed in karma. उसके माता पिता कर्म पर विश्वास करते थे। मुकेश wanted to be a motor mechanic. मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। He wanted to go to the garage and learn. और इसलिए वो गैरेज में जाकर सीखना चाहता था। He didn't bother how far it was. उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो गैरेज कितनी दूर है। On the other hand, साहब was a rag picker. दूसरी तरफ साहब एक कचरा बीनने वाला था। He got a job to work at a tea stall. उसे चाय की एक दुकान पर काम मिल गया। He was paid ₹800 with all his meals. वहां पर उसे पूरा भोजन और 800 रुपए मिलते हैं। But his face lost his carefree look. परंतु उसके चेहरे से निश्चितता वाला भाव, वो आजादी खत्म हो गई। He was no longer his own master. अब वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा। He felt that his life under his master was not a life of happiness. उसने ये महसूस किया कि किसी मालिक के अधीन काम करके उसके जीवन में खुशी नहीं थी। So he was no longer his own master. इसलिए वह अपना स्वयं का मालिक अब नहीं रहा। Hence, Mukesh wanted to be his own master while it was opposite with साहिब। और इसलिए मुकेश अपना मालिक स्वयं बनना चाहता था जबकि साहिब इसका उल्टा था। Mukesh had resolution to become